तो चलो भाई कंटिन्यू करें हम लोग। तो देखो इंट्रामोलिकुलर फोर्स में नेक्स्ट क्या था बताइए एच बॉन्डिंग के बारे में। ये फिजिकल स्टेट भी डिपेंड करता है। देखो तो कल बात किए थे ना हम लोग, वाटर लिक्विड के फॉर्म में हो गया और H2S गैस के फॉर्म में हो गया। क्यों भाई? क्योंकि वाटर में क्या हो रहा है, एच बॉन्डिंग बन रही है। ठीक, फिर देखो नेक्स्ट बात कर रहे थे ना, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात की जाती थी। तो देखो इफेक्ट ऑफ इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग ऑन द एसिडिक स्ट्रेंथ, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग ऑन द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो देखो भाई जैसे पूछा गया, बताओ भाई सैलिसिलिक एसिड स्ट्रॉन्गर देन बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड देखो क्या है भाई, ये आपका बेंजोइक एसिड कैसा हो जाएगा, कुछ ऐसा। अगर हम बेंजोइक एसिड की बात करें, ये आपका बेंजोइक एसिड है COOH, और ये देखो क्या आपका सैलिसिलिक एसिड। तो पूछा गया बताओ भाई सैलिसिलिक स्ट्रॉन्ग क्यों हो गया। देखो तो देखो सैलिसिलिक एसिड में जब H निकलेगा यहाँ से उस O से, तो देखो इसके बीच में एक H बॉन्डिंग बन जाएगी। इससे देखो इसका कॉन्जुगेट जो बेस बना स्टेबलाइज हो गया। तो बोला गया था ना, अगर एसिड का कॉन्जुगेट बेस या नेगेटिव चार्ज उसका क्या हो जाए, स्टेबलाइज हो जाए, तो एसिड कैसा होगा, स्ट्रांग एसिड होगा। तो देखो H बॉन्डिंग ने क्या किया, इसके कॉन्जुगेट बेस को स्टेबल कर दिया। इसलिए बेंजोइक एसिड से स्ट्रॉन्गर एसिड कौन हो गया, सैलिसिलिक एसिड। ठीक, फिर देखो लिखा है यहाँ पे 2,6 डाइहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का क्या बना है, ये 2,6 डाइहाइड्रोक्सी बेंजोएट आयन बना। यहाँ भी देखो वही चीज है, देखो देखो 2 और 6 नंबर पे OH है। यहाँ देखो स्टेबिलिटी इसकी हो रही, फिर देखो H बॉन्डिंग की वजह से। इसलिए देखो 2,6 डाइहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड क्या होगा, सैलिसिलिक एसिड से भी स्ट्रॉन्गर क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। तो इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग क्या कर रहा है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, जिससे एसिडिटी क्या हो रही, बढ़ जा रही है। ठीक, और देखते देखो हम लोग, देखिए और बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ आल्सो, तो एक और क्वेश्चन पूछा था ना, पैरा नाइट्रोफिनॉल और आर्थो नाइट्रोफिनॉल, बताइए कौन ज्यादा एसिडिक होता है। तो याद है होना चाहिए था आर्थो वाला, लेकिन ज्यादा कौन हो गया, पैरा वाला। तो यहाँ देखो क्या हुआ, तो अगर होना चाहिए था आर्थो वाला का, लेकिन ज्यादा कौन हो गया एसिडिक, पैरा वाला। तो नहीं कहते इसको ऐसे याद कर लो, PO मत फिनाल, बोलो P का मतलब पैरा, आर्थो और मेटा, तो ज्यादा एसिडिक कौन होता, पैरा वाला। अब बताइए दो भाई यहाँ ये कम क्यों हो गया, H बॉन्डिंग देख रहे हो यहाँ पे, बोलो इसका O और इसका H में H बॉन्डिंग हो गई। तो H बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा बताइए, ये कम एसिडिक हो जाता था। तो बात समझ में आई। तो देखो प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिड्यूस द एबिलिटी ऑफ OH ग्रुप टू रिलीज H+ आयन, ओके, एंड कॉन्सिक्वेंटली आर्थो नाइट्रोफिनॉल बिकम लेस एसिडिक देन पैरा। तो बात समझ में आई। तो देख रहे हो यहाँ पे इंट्रा वाला क्या कर रहा था, एसिडिटी को बढ़ा रहा था, और यहाँ पे इंट्रा वाला क्या कर रहा है, एसिडिटी को घटा रहा है। तो दोनों जगह किसका इफेक्ट दिखने मिल रहा है, इंट्रा वाले का ही मिल रहा है। ठीक, नेक्स्ट देखो बात करते हैं हम लोग, देखो और फिर लिखा देखो इफेक्ट ऑफ इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग ऑन द एसिडिक स्ट्रेंथ, इसकी बात कर लेते हैं। देखो हम लोग तो देखिए जैसे पूछा गया बताओ भाई HF से ज्यादा HCl एसिडिक है, HCl ज्यादा HBr, और HBr से HI एसिडिक है। HF की एसिडिटी कम क्यों हो गई, तो बिकॉज ऑफ H बॉन्डिंग। ऐसे पूछा गया एथिल अल्कोहल, बोलो, और थायो अल्कोहल में ज्यादा एसिडिक कौन है, तो थायो ज्यादा हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे H बॉन्डिंग बन गई। H बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा, H+ आयंस फ्री नहीं होगा, और जब फ्री नहीं होगा तो इसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक, तो देख रहे हो HF क्या है, वीकेस्ट एसिड, किसके रेस्पेक्ट में, HI के रेस्पेक्ट में। बाकी एक और बात किए थे आपको याद है, बोलो HF और HI में क्या हुआ था बताओ, साइज का डिफरेंस आया था। साइज बड़ी तो बॉन्डिंग बढ़ गई थी, बॉन्डिंग बढ़ी तो टूटने की प्रोबेबिलिटी क्या होती, बढ़ गई थी। इसमें और बात किए थे, देखो इसको तोड़ोगे तो F- मिलेगा, और इसको क्या मिलेगा, I-। यहाँ पे देखो फ्लोरीन पे क्या है, निगेटिव चार्ज, तो स्मॉल साइज पे निगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे देखो क्या है, बड़े साइज में निगेटिव चार्ज है ना, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। अगर ज्यादा स्टेबल होगा तो क्या होगा, एसिडिटी बढ़ जाएगी। तो H बॉन्ड से भी इसको समझाया जा सकता है। ठीक, फिर देखो और बात करते हैं, देखो मोलिकुलर वेट की बात की जाती है। देखो तो इंट्रामोलिकुलर वेट, सॉरी इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग क्या करता है, मोलिकुलर वेट को बढ़ाता है। तो याद है हम लोग बात करते थे एसोसिएशन की, तो चैप्टर सोल्यूशन पढ़ते थे ना, सोल्यूशन में वहां वांटा फैक्टर की बात की जाती थी। तो वांटा आपने क्या बताया, एसोसिएशन की बात की थी और डिसोसिएशन की बात की थी। तो अगर हम लोग देखते थे तो एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते थे हम लोग, और कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती थी, आई पे। आई क्या था बताइए, तो आई अगर 1 है तो हम बोलते थे नॉर्मल सोल्यूशन, बोलो नॉर्मल सोल्यूशन, या हम बोलते थे आइडियल सोल्यूशन, इसी को हम क्या बोलते थे, आइडियल सोल्यूशन। ठीक, अगर यही आई की वैल्यू मोर देन 1 हो गई तो हम बोलते थे ना डिसोसिएशन होगा इसके अंदर, बोलिए।
तो डिसोसिएशन। अगर यही आई की वैल्यू लेस देन 1 हो गई तो इसको हम क्या बोलते थे, एसोसिएशन। बोलो। फिर देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या थी बताइए, मोलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आई के भी क्या हो जाएगी बताइए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब जिसका आई ज्यादा तो आई ज्यादा किसका, डिसोसिएशन वाले का ना, तो उसका मोलर मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब जिसका आई कम किसका, एसोसिएशन का, उसका मोलर मास बढ़ जाएगा। तो देखो भाई यहाँ पे क्या हुआ, ये क्या आपका एसिडिक एसिड है, बेंजीन में इसको डिसॉल्व करेंगे तो डाइमर्स बन जाएगा, और डाइमर्स बना तो मोलर वेट क्या हो गया, बढ़ गया। तो यहाँ पे देखा गया बताइए इंटरमॉलिक्यूलर की वजह से क्या हुआ, मोलर मास बढ़ गया। तो बात समझ में आई। तो देखो यहाँ पे देखो दिखा है, ये जो बॉन्ड बन रही है ना, एच बॉन्ड, उनका देखो डिस्टेंस कितना है 160 पिकोमीटर, और इस OH बॉन्ड का जो कोवेलेंट बॉन्ड था इनका कितना है बॉन्ड डिस्टेंस 100 पिकोमीटर। ठीक, तो एच बॉन्डिंग क्या करता है, एसोसिएशन काज करता है, जिसकी वजह से देखो क्या होगा, बेंजोइक एसिड हो और चाहे एसिडिक एसिड हो, तो बेंजोइक एसिड का भाई देखो ऐसे बनेगा C6। अगर हम बेंजोइक एसिड की बात करें देखो उसको भी ऐसे बना सकते हो आप। तो 2 क्वेश्चन दिया, 2 क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ पे, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये है। अब देखो इसको कैसे दिखाएंगे हम लोग, C6H5 C डबल बॉन्ड O OH, और एक और लिख देंगे ऐसे हम लोग। ये कहाँ पे होना है, बेंजीन में। बात समझ रहे हैं। यही अगर वाटर में दे दिया तो मॉलिक्यूल फिर से क्या हो जाएगा, ये डिसोसिएट। तो ये क्या बन गया देखो, डाइमर, इसको क्या बोलते हैं, डाइमर, 2 मॉलिक्यूल्स, इसलिए इसकी आई की वैल्यू क्या हो गई 1/2। बात समझ में आई, बोलो। तो ये बात कर रहा देखो, ये यहाँ पे क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग क्या करेगा, मॉलिक्यूलर वेट को बढ़ा देगा। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। देखो और इसकी प्रॉपर्टी की बात करें हम लोग, देखो अब देखो बात करते हैं डायपोल मोमेंट्स की बात की जाती है। देखो तो देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आल्सो इन्फ्लुएंस द डायपोल मोमेंट्स, ये आपको पता था ना, म्यू रिजल्टेंट क्या था, cos थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और 1/थीटा के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या थीटा के क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो देखो भाई जैसे यहाँ पे दिया बताइए, देखिए यहाँ OH और दिया फ्लोरीन दिया है बताइए, और यहाँ पे देखो लिखा SH, देख रहे हो। अब दोनों को देखो एंगल क्या लगभग बराबर एंगल पे दिया हुआ, देखो तो देखो यहाँ पे H बॉन्डिंग बन गई H बॉन्डिंग। यहाँ देखो S के साथ H बॉन्डिंग नहीं बनाएगा ना भाई, सल्फर है तो H बॉन्डिंग बनाएगा नहीं। तो देखो इस फर्स्ट केस में क्या है भाई, OH एंड F कम क्लोजर टू ईच अदर ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग विच रिड्यूस द एंगल बिटवीन द μ1 एंड μ2। तो जिसका एंगल कम हो जाएगा उसका डेवलपमेंट क्या बढ़ जाएगा ना, देखो लेस देन एंगल 60 डिग्री। तो एंड बिकॉज म्यू रिजल्टेंट क्या होता है बताओ, cos थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और थीटा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसलिए बताओ क्या हो जाएगा, द डायपोल मोमेंट ऑफ फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड। तो यहाँ देखो H बॉन्डिंग बन गई, H बॉन्डिंग से एंगल कम हो गया, एंगल कम हुआ तो इसका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक, इसको याद है कन्फर्मर आइसोमर पढ़ते थे, बताए थे कन्फर्मर, इथेन में बताए थे ना, एक पीछे आगे बनाते एक पीछे इसके होगा कार्बन। उसमें 2 फॉर्म बात की गई थी, स्टेगर्ड फॉर्म और इलिप्स फॉर्म। ठीक, चलिए तो डायपोल मोमेंट में देखो इसका इफेक्ट पड़ेगा। फिर बात करते हैं देखो स्टेबिलिटी की बात करें हम लोग, देखो जैसे क्या भाई, देखो कहा है ना 1 कार्बन एटम डज नॉट बियर 2 OH ग्रुप। ये हम लोग पढ़ते थे ना भाई कि अगर एक कार्बन पे, देखो ये बोला ना, एक कार्बन पे अगर 2 OH आ जाते थे, यहाँ से एक वाटर निकाल देते थे ना हम लोग, और क्या बनाते थे, कहते डबल बॉन्ड बन गया, मान लो इसके बीच कुछ होता है ऐसा कुछ, बोलो ये नहीं करते थे हम लोग। देखो यहाँ पर भी कह रहा है एक कार्बन पे 2 OH अगर हैं तो वो क्या अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, और वाटर लूज कर देंगे। अब इन ऑर्डर टू रिड्यूस द स्ट्रेन, ठीक है, कंपाउंड रिलीज वाटर मॉलिक्यूल्स एंड कम इनटू स्टेबल स्टेट। तो देखो ये कौन सा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इनके बीच में H बॉन्डिंग बना, H बॉन्डिंग बनेगा तो एंगल छोटा हो जाएगा। देखो अब बोलो, अभी जो एंगल है लेस देन कितना हो गया, 109 डिग्री 28 मिनट से कम हो गया, बोलो क्यों, H बॉन्डिंग बनने की वजह से। तो एंगल स्ट्रेन बढ़ गया, इसलिए वाटर क्या निकलेगा ताकि ये स्ट्रेन को रिलीज कर दे। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ भाई, एक वाटर निकल जाएगा यहाँ से ताकि ये जो एंगल है ना, ये इसका जो स्ट्रेन है वो कम हो जाए। भाई sp3 का मतलब ये होना चाहिए इसका हाइब्रिडाइज सॉरी एंगल, लेकिन एंगल इससे कम हो जाएगी ना H बॉन्डिंग की वजह से। अब देखो पूछा था भाई, एक है क्लोरल हाइड्रेट, देखो है तो क्लोरल हाइड्रेट में देखो क्या हुआ भाई, ये क्या है पता है ना, CCl3 CH और 2 बार OH। अब यहाँ देखो 2 H ज्यादा स्टेबल है, क्यों देखो स्टेबल है,
इस Cl के साथ देखो इनका OH का बॉन्डिंग हो गया। तो पूछा था क्लोरल हाइड्रेट, ठीक है, इसमें स्टेबिलिटी मिलती है, यहाँ वाटर लूज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज यहाँ पे देखो SH बॉन्डिंग बन जाएगी, ठीक। फिर देखो और कुछ बात करते हैं, देखो हम लोग जैसे बात करते हैं ऑन एडिंग KF इन HF, तो क्या बन जाएगा भाई? KHF2 बन गया। बट अगर HBr और HI ऐड करें तो ऐसा कुछ नहीं बनेगा। तो इसका रीजन क्या है? H बॉन्डिंग, ठीक है। तो देखो KF और HF, KHF2 बन गया, बाकी देखो KBr HBr से ये नहीं बनेगा, KI और HI से ये पॉसिबल नहीं है। तो पूछा गया भाई देखो पोटेशियम का हाइड्रोजन फ्लोराइड क्यों बना? तो क्यों बना? बिकॉज ऑफ H बॉन्डिंग, ठीक। नेक्स्ट देखो, बाकी देखो बताया गया, देखो K प्लस है, तोड़ोगे तो देखो FH मिलेगा, फिर इसमें H बॉन्डिंग हो जाएगी, बताओ F के साथ H बॉन्डिंग हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? अब देखो सरफेस टेंशन की बात करते हैं, देखो तो सरफेस टेंशन लिक्विड का क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ H बॉन्डिंग, यानी ज्यादा H बॉन्डिंग है तो सरफेस टेंशन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। नेक्स्ट देखो पढ़ना DNA RNA के बारे में बात करते थे ना, तो DNA RNA में तो क्या किया जाता था बताइए? तो देखो कहा था DNA RNA में भी क्या होता है बताइए? मान लो ये DNA, ठीक है, ये DNA का है, बताओ डबल हेलिकल मॉडल। यहाँ पे क्या होता था बताओ? एक होता था बेस A और G, और एक होता था बताओ U, C और T, याद है कुछ? ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे क्या बताइए, एक किससे बॉन्ड करता था? 2H बॉन्ड करता था किसके साथ में? G के साथ में, सॉरी किसके साथ करता? T के साथ में। तो ये किसके साथ करेगा? T के साथ में। और जो G वाला है वो 3H बॉन्ड करे, किसके साथ करेगा? C के साथ में। तो DNA में क्या होता है? यूरेसिल नहीं होता है ना, बोलो। तो इसकी जो कॉइलिंग हुई देखो, यहाँ पे क्या होता है? A के साथ T की बॉन्डिंग 2H बॉन्ड होगा, और C के साथ G की 3H बॉन्ड से होगा। तो नहीं पूछते DNA कैसा होता है? कंप्लीमेंट्री, वो एक दूसरे का आइडेंटिकल नहीं होता है। तो इसमें याद रखना, A जब T से जुड़ेगा तो इसमें 2H बॉन्डिंग, ठीक, और G और C से जुड़ेगा तो इसमें 3H बॉन्डिंग होती है, ठीक है, ये ध्यान देना। तो DNA के बारे में बात कर सकते हैं हम लोग, प्रोटीन्स की बात कर सकते हैं देखो हम लोग, ठीक है। देखो प्रोटीन में देखो H बॉन्डिंग होती है, देखो कैसे, जैसे मान लीजिएगा ऐसा कुछ है, ये आपका क्या है? पेप्टाइड लिंकेज, यह है पेप्टाइड लिंकेज, बोलिए, यहाँ पे CR कर दिया H और COH कर दें हम लोग, यहाँ पे देखो क्या कर देंगे C, यहाँ पर भी R, ये NH2 ग्रुप हो गया, यहाँ पे H कर दिया, ये N टर्मिनल है, ये C टर्मिनल हो गया, ठीक। इसका अब देखो इनके बीच में एक भी क्या बन जाएगा? H बॉन्ड बन जाएगा, इससे कॉलिंग शुरू हो जाएगी, ठीक। तो H बॉन्डिंग यहाँ भी देखो रिस्पॉन्सिबल है। फिर देखो दिया हुआ, देखो न्यूक्लिक एसिड की बात करेंगे, हेल्ड टुगेदर बाय H बॉन्डिंग, बोलो, बोलिए भाई। फिर कहा जाता है बताओ, अगर 2 आइस क्यूब है इसको प्रेस कर दिया जाए, तो प्रेस करने से क्या बन जाता था बताइए? जब 2 आइस क्यूब को प्रेस किया गया तो क्या बन गया बताइए? तो वो प्रेस करने से क्या बताइए? वो ज्वाइंट कर जाते थे ना, तो ज्वाइंट क्यों करते हैं भाई? ये भी बिकॉज ऑफ, बताइए क्यों? तो बिकॉज ऑफ H बॉन्डिंग। तो बात समझ में आ रही? देखो 2 आइस क्यूब व्हेन प्रेस्ड अगेंस्ट ईच अदर तो फॉर्म 1 ब्लॉक ड्यू टू H बॉन्डिंग। तो घर में नहीं करते हम लोग, 2 आइस क्यूब लेते हैं, ऐसे दबा देते हैं तो दोनों आइस जुड़ जाते हैं, इसका मतलब क्या? वहां पे H बॉन्डिंग हो गई, ठीक। तो ये सारी चीज देखो H बॉन्डिंग के बारे में, इतने तो फायदे H बॉन्डिंग पढ़ने के हैं, ठीक। अब देखो हम लोग आते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक। तो देखो कौन कौन से बताओ इसमें पढ़ने हैं। जनरली वंडरवाल की बात करेंगे हम लोग, इसमें आयन डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, और इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंटरेक्शंस या डिस्पर्सन फोर्स जिसको बोलते हैं, ठीक है हम लोग। तो चलिए देखते हैं भाई हम लोग इसके बारे में, इसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग, चलिए। तो देखो भाई कौन कौन से वंडरवाल फोर्स पढ़ने आपको हैं। तो वंडरवाल फोर्स में क्या पढ़ना है आपको, देखिए। तो पहला हम बात करते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की, ठीक है। इसको हम कीजम फोर्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक। जिसका एक और नाम क्या है? कीजम फोर्स। अब देखो ये एसीटोन है, एक डाइपोल है, ये भी देखो एसीटोन है, एक डाइपोल है। डाइपोल क्यों पता है ना भाई? देखो इस पे निगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इन दोनों में एक इंटरेक्शन हो गया, तो दो डाइपोल में इंटरेक्शन हुआ, इसका नाम क्या पड़ गया? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक।
यहाँ देखो HCl दिख रहा है, एक डाइपोल और दूसरा डाइपोल, इस इंटरेक्शन का नाम भी क्या होगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक, अब देखो भाई H बॉन्डिंग आल्सो टाइप ऑफ दिस क्लास बोले ही गया था, इससे पहले ही बताया था। तो स्ट्रेंथ ऑफ H बॉन्डिंग क्या होती थी, स्ट्रेंथ ऑफ अदर डाइपोल अट्रैक्शन। H बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से, जबकि ये भी एक टाइप का डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ही है। ठीक, फिर देखो वन डाइपोल मूवमेंट orient to the other dipole molecules to bring opposite end closer to each other for the attraction and this is called orientation effect। इसका मतलब क्या भाई, जैसे देखो भाई अगर हम लोग Cl और H यहाँ लिखे और यहाँ पे HCl लिख दें हम लोग, तो दोनों डाइपोल्स देखो हैं, है दोनों डाइपोल्स, बोलो निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव और निगेटिव। अब देखो दोनों डाइपोल इसमें इंटरेक्शन होगा, नहीं होगा भाई, दोनों एक साथ आ गए, इनका ओरिएंटेशन का शिफ्ट होगा तो Cl इधर आ जाएगा। तो अब क्या हुआ देखो भाई, यहाँ पे Cl लेकर आएगा और यहाँ पे H, ठीक, तब इसके अंदर इंटरेक्शन होगा, इसलिए इसका एक नाम क्या पड़ गया, ओरिएंटेशन इफेक्ट। इसको डाल निकालो भाई ओरिएंटेशन इफेक्ट को। तो देखो एग्जांपल कौन कौन से मिलेंगे, वाटर है, अमोनिया है, HCl है, इन सब में क्या होगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, और ये स्ट्रांगर होता है लैंथन फोर्स से ज्यादा स्ट्रांगर होता है। इसकी फोर्स की एनर्जी लगभग कितनी होती है, 3 से लेकर 20 किलो जूल पर मोल के आसपास। तो देखो बेटा ये समझाएगा, फिर से देखो यहाँ पे देखो, देखिए भाई ये सब डाइपोल देख रहे हो बेटा, है डाइपोल। अब देखो इसका पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव में क्या होगा बताइए, रिपल्सन। इसके निगेटिव निगेटिव में क्या होगा, रिपल्सन। इसके निगेटिव निगेटिव रिपल्सन होगा। तो ये कैसे अपने आप को ऑर्गेनाइज करेंगे, देखो दे रिपल वन अनदर व्हेन दे ओरिएंट विथ लाइक चार्जेस टुगेदर। और यहाँ देखो क्या होगा, पोलर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट वन अनदर व्हेन दे ओरिएंट विथ अनलाइक चार्जेस क्लोजर टू ईच अदर। तो देखो जब अनलाइक चार्जेस था तो अट्रैक्शन, और लाइक चार्जेस होगा तो क्या होगा, रिपल्सन। इसलिए अपने आप को ओरिएंट कैसे करेंगे ताकि उनमें अट्रैक्शन और रिपल्सन ना हो। बात समझ में आई, बोलो। अब देखो जैसे लिखा ब्यूटेन, फॉर इंस्टेंस is a non-polar molecules with a molecular weight 58 and a boiling point of 0.5 degree centigrade, while acetone has same molecular weight at boils at 57 degree centigrade। तो बी का जा पोलर नेचर। तो ये क्या कह रहा है बताओ, ब्यूटेन का वेट और एसीटोन का वेट सेम है, लेकिन ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, -0.5 डिग्री, और एसीटोन का कितना हो गया 57। तो पूछेगा क्यों, तो बी का जब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो बात समझ में आई। तो देखो एसीटोन में डाइपोल इंटरेक्शंस होंगे, लेकिन ब्यूटेन में कोई डाइपोल इंटरेक्शन नहीं होगा, जबकि देखो दोनों का वेट क्या है, लगभग एक सेम ना। बात समझ में आ रही है। तो डाइपोल मूवमेंट्स के ये फायदे मिले कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, बोलो। अब नेक्स्ट देखो बात करते हैं डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। ये सब बता चुके हैं आपको, देखो फिर से बस आपको डिटेल बता रहे हैं। देखो अब देखो डाइपोल पहले से बना हुआ था, इसमें तो कोई चार्ज नहीं था, इस डाइपोल ने इसको इंड्यूस किया ताकि ये भी डाइपोल बन जाए। तो इस इंटरेक्शन का नाम क्या पड़ जाएगा, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। जैसे देखो HF है, ये डाइपोल है, और H2 कैसा है, नॉन पोलर। बोलो ये क्या है, नो डाइपोल्स आर देयर, इसलिए देखो ये इसको इंड्यूस करेगा, और इंड्यूस करने में देखो यहाँ भी निगेटिव और प्लस चार्ज आ गया, देख रहे हो। इसका मतलब क्या हो गया, ये इंड्यूस डाइपोल बन गया। तो इस टाइप के इंटरेक्शंस की बात भी कर सकते हैं। देखो यहाँ देखो क्या है, दीज फोर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ नोबल गैस हाइड्रेट। इसका फायदा क्या मिलता है, ताकि नोबल गैस के हाइड्रेट बना सकते हैं इससे हम लोग। फिर देखो व्हेन पोलर नॉन पोलर सब्सटेंस लाइक बेंजीन कम इन द कांटेक्ट विद पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक अमोनिया, इंड्यूस डाइपोल मूवमेंट इन द बेंजीन अपीयर्स। तो इसको बोलते हैं इंडक्शन इफेक्ट बोलते हैं हम लोग। बोलो, अरे भाई बेंजीन नॉन पोलर था, अमोनिया इंट्रोड्यूस किया तो बेंजीन में पोलरिटी आ गई, तो कैसे इंडक्शन से ना आया, तो बोलते इंडक्टिव इफेक्ट से आया ये। फिर देखो साइज ऑफ नोबल गैस जैसे बढ़ेगी तो पोलराइजेबिलिटी याद है बढ़ी थी, नीचे आने पे साइज क्या पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाती है, और डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स भी बढ़ जाएगा, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी उसकी, बढ़ेगी। जैसे पूछा जाए जिनान ज्यादा सॉल्युबल होता है कि हीलियम, तो जिनान मोर सॉल्युबल होगा, क्यों सॉल्युबल ज्यादा होती है, बताया था ना, वेट बढ़ेगा तो वंडरवाल फोर्स बढ़ते थे। देखिए यहाँ बताया गया है। फिर देखो इसकी जो इंटरेक्शन एनर्जी होती है R की पावर R की पावर -6, ये ध्यान देना, पूछा था इंटरेक्शन एनर्जी क्या होती है बताइए। तो R क्या डिस्टेंस, ठीक है, और वो क्या होगा -6 का मतलब 1/R की पावर 6। इसको निकल लीजिए। फिर देखो हम बात करते हैं डिस्पर्सन फोर्स की, जिसको लंदन फोर्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक,
तो डिस्पर्सन फोर्स क्या सबसे वीकेस्ट फोर्स है और ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है, ठीक है। तो देखो जैसे जैसे ये मॉलिक्यूल था पहले, इसमें कोई पोलैरिटी, देखो ये देखो जैसे देखो बी आर है, देखो दोनों एकदम सेम अरेंजमेंट है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन देखो कुछ समय बाद क्या हुआ, देखो डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्ब हुआ, बोलो, तो इसमें देखो पोलैरिटी आ गई। तो फॉर जस्ट मूवमेंट के लिए ऐसा होता है, ठीक है। और ये क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन के डिस्पर्सन की वजह से। इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, डिस्पर्सन फोर्स, या लंदन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था तो लंदन फोर्स पड़ गया। तो बात समझ में आई। तो देखो द स्ट्रेंथ ऑफ सच इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन डिपेंड अपॉन द पोलराइजेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो द ईज ऑफ पोलराइजेशन अगेन डिपेंड ऑन द साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। साइज बड़ी होगी तो जल्दी पोलराइजेशन होगा, ठीक। तो यहाँ पे देखो पहले देखो N2 है, O2 है, Cl2 है, इस पे कोई पहले चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, लेकिन थोड़ी देर के लिए इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो सारे मॉलिक्यूल्स पे क्या जाएंगे, चार्ज आएंगे। तो ये हुआ क्या बताओ, ये इंस्टेंटेनियस हुआ, ठीक, जस्ट मूवमेंट के लिए होता है, तो नाम इसका पड़ गया डिस्पर्सन फोर्स। तो बात समझ में आई, बोलिए। फिर देखो देखो बेटा हम लोग देखते हैं, देखो जैसे पेंटेन दिया है और ये क्या है 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन। अब जरा देखो भाई, इसमें सरफेस एरिया ज्यादा है, बोलो, अगर एरिया ज्यादा होगी यानी लॉन्गर है तो लेस कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल्स लाइक पेंटेन फील स्ट्रॉन्गर डिस्पर्सन फोर्स एंड कॉन्सिक्वेंटली हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट। ये भी तो पढ़े थे हम लोग, मोर सरफेस एरिया मोर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट। क्यों, क्योंकि सरफेस ज्यादा है तो वंडर वॉल फोर्स भी बढ़ जाएगा ना उसका, बोलो। तो देखो ये क्या है, नियोपेंटेन, याद है कुछ बताया था, नियोपेंटेन सर्कल के फॉर्म में आते, देखो ये सर्कुलर शेप देखो इसका हो जाएगा, और सर्कुलर होगा तो लेस कॉन्टेक्ट एरिया देखो इसका हो गया, और लेस कॉन्टेक्ट एरिया हुआ तो क्या हुआ, सरफेस एरिया कम, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एक इसकी बात भी करते हैं, अगर ज्यादा सरफेस एरिया है तो क्या हो जाएगा बताओ, डिस्पर्सन फोर्स ज्यादा होगा, और डिस्पर्सन फोर्स ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा उसका, बढ़ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखो, पोलराइजिंग टेंडेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर वेट, ठीक। जैसे देखो H2, D2 और T2 दे दे। अब देखो भाई ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, T2 का, क्यों भाई, क्योंकि इसका वेट ज्यादा है, बोलो। तो या तो वेट पे डिपेंड करेगा, या साइज पे डिपेंड करेगा, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करेगा। यहाँ देखो भाई लिखा है व्हेन पोलराइजेबिलिटी ऑफ अटैच्ड ग्रुप इज डोमिनेटिंग ओवर द मॉलिक्यूलर वेट, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन पोलराइजेबिलिटी। अब देखो जैसे सिंस मेथिल ग्रुप मोर पोलराइजिंग होता है, देखो मेथिल ग्रुप है ना, बल्कि ग्रुप है, ज्यादा पोलराइजेशन होगा इसका। अब वेट भले इसका ज्यादा है लेकिन ज्यादा कौन हो जाएगा बताओ, बॉइलिंग पॉइंट, पोलराइजेबिलिटी से इसकी ज्यादा हो गई। तो बोला जा रहा देखो ना कि पोलराइजिंग टेंडेंसी किस पे डिपेंड करेगी, साइज ऑफ मॉलिक्यूल पे भी डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे भी डिपेंड करेगी, और वेट पे भी डिपेंड करेगी। यहाँ देखो वेट डोमिनेट नहीं हो रहा, कौन डोमिनेट कर रहा है, साइज, पोलराइजेबिलिटी इसमें डोमिनेट हो रही, ठीक। एक और देखो NF3 दिया है और Me3 दिया है, Me का मतलब मेथिल ना, अरे भाई N का वेट कितना होता है 14 और F का वेट कितना होता है 19, बोलो। यहाँ 3 बार 19 होगा और एक बार क्या होगा, देखो यहाँ पे 14, यहाँ पे देखो 14, और मेथिल का वेट कितना होता है, एक मेथिल का वेट कितना 14 + 3, तो कितना होगा बताओ, 14 + 3 कितना हुआ, सॉरी 12 + 3 कितना 15, तो 15 3 जा और ये 19 3 जा, तो ज्यादा वेट किसका है, इसका ना ज्यादा वेट है, लेकिन पोलराइजेबिलिटी की वजह से क्या हुआ, इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, ठीक। फिर देखो पूछा है बताओ भाई Cl2 F2 गैस के फॉर्म में होते हैं तो लेस पोलराइजेशन होता है, लेस मैग्नेटिक लंदन फोर्स होगा, और I2 सॉलिड के फॉर्म में हो जाता है ना भाई, अरे डाउन तो नहीं पढ़ते हो भाई, F2 गैस के फॉर्म में था, Cl2 गैस के फॉर्म में, Br2 क्या हुआ लिक्विड के फॉर्म में आया, और I2 गैस सॉलिड के फॉर्म में हो गया। तो क्यों हुआ भाई, लंदन फोर्स की वजह से, साइज बड़ी हो गई, साइज बड़ी तो लंदन फोर्स क्या ज्यादा होगा उसका। देखो भाई दिखा रहे, देखो गैस के फॉर्म में, Br2 लिक्विड के फॉर्म में, और ये क्या हो जाता है, एक पी वाला क्वेश्चन पूछा था मिडिल एनॉमली, तो यही मिडिल में देखो आता है, इसको बोलते हैं एनॉमली, मतलब लिक्विड के फॉर्म में हो गया। तो पहले गैस से लिक्विड में गया, लिक्विड से क्या बन गया सॉलिड। तो देख रहे हो मोलर बेस बढ़ेगा तो क्या होगा, लंदन फोर्स भी बढ़ेगा। फिर देखो दीज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, समझ रहे हैं। तो देखो गैस देखो लिक्विड देखो बन रहा है, क्यों बनना लिक्विड भाई, बिकॉज ऑफ लंदन फोर्स, ठीक। फिर देखिए कंसीडर सम मोर एग्जांपल्स ऑफ दिस क्लास, जैसे देखो CHF3 लेस बॉइलिंग पॉइंट और CH3I का मोर बॉइलिंग पॉइंट हो गया। यहाँ पे बात किसकी करेंगे, साइज की बात करेंगे। I की साइज बड़ी हो गई, और साइज बड़ी होगी तो क्या होगा बताइए, वेट बढ़ेगा,
और वेट बढ़ेगा तो क्या होगा, वंडरवाल फोर्स भी बढ़ जाएगा। बोलो, फिर देखो यहाँ पे CH3Cl है, अब देखो 4 Cl जुड़ गया तो बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ गया। बोलो, यहाँ देखो AF है, अब देखो F 4 बार जुड़ गए, यहाँ बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, बढ़ गया। तो क्यों बढ़ा बॉइलिंग पॉइंट भाई, वेट बढ़ा, ठीक है। अगर वेट बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। फिर देखो भाई, इन एडिशन टू दीज इंटरमोलिकुलर फोर्स, आयन डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन आल्सो ऑब्जर्व्ड, तो बट दीज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर नॉट वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो कुछ और फोर्स की बात करने वाले हम लोग, देखो जैसे आयन डाइपोल इंटरेक्शन। यहां देखो क्या होगा बेटा, पहले से ही आयंस होंगे एक, और उसका क्या होगा, जैसे नमक बोले थे पानी में डाल करो, तो नमक में आयंस होते हैं ना भाई, और उसमें पानी में क्या होता है, पोलैरिटी होती है, तो दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा। तो देखो NaCl है, ये वाटर, समझ रहे हो, वाटर है, तो यहाँ पे हो क्या रहा, देखो आयन का डाइपोल के साथ इंटरेक्शन, तो नाम क्या पड़ गया इसका, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। तो देखो ये निगेटिव है, वाटर का पॉजिटिव इस पे अटैक करेगा, यहाँ देखो पॉजिटिव लिया गया तो वाटर का कौन सा पार्ट अटैक करेगा, निगेटिव पार्ट। तो ये देखो आयंस का इंटरेक्शन हो गया, तो आयन प्लस डाइपोल इंटरेक्शन, नाम क्या पड़ गया इसका, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। बात समझ में आ रही है, बोलिए। तो ये फोर्स क्यों रिस्पॉन्सिबल है भाई, सॉल्वेशन के लिए, हाइड्रेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड के लिए। तो नहीं पूछा था तो ज्यादा हाइड्रेशन किसका होता है, तो स्मॉल साइज ऑफ कैटायंस मोर विल बी द हाइड्रेशन। नेक्स्ट देखो क्या भाई, आपका डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन, या इसको डीवाई फोर्स के नाम से जानते हैं। अब देखो पहले से डाइपोल होगा और दूसरा इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होगा उसको हम क्या बोलते हैं, बोलो, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। फिर देखते हैं हम लोग भाई यहाँ से क्या बात हो गई भाई, यहाँ पे तो ये पोलराइजेबिलिटी वाला हो ही गया था। हाँ, नेक्स्ट आपको क्या जानना है भाई, देखो अच्छा आयन डाइपोल में देखो और क्या था भाई, द साइज एंड चार्ज ऑफ, ये किस पे डिपेंड करेगा, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट डिपेंड अपॉन साइज ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल्स एंड साइज एंड चार्ज ऑन द एनायंस। मतलब क्या देखो है, आयन डाइपोल फोर्स है, आर हाईली वेरिएबल इन स्ट्रेंथ एंड आर particularly important in aqueous solution of ionic substance such as NaCl in which polar water molecules surround the ions। यही ना होता है भाई, नमक डाला पानी में, वाटर सराउंडिंग मिक्स किया जाएगा, और उसी को बोलते थे हाइड्रेशन, उसका हो गया। बोलिए नेक्स्ट देखो क्या आपका आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, देखो तो पहले से आयन शेष के अंदर, अब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, नॉन पोलर को इंड्यूस करेगा। तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके बगल में देखो आया, देखो अभी सिमेट्रिकल था ये, लेकिन जैसे इसके बगल में देखो इसको क्या किया, डाइपोल बना दिया, इसका नाम क्या पड़ गया, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। बात समझ रहे हैं। तो देखो जैसे दिया फॉर एग्जांपल F- का CCl4 के साथ अट्रैक्शन कराया जाए, NO3- का CH2 के साथ कराया जाए अट्रैक्शन, तो ये आयंस हो गए, और ये क्या है, नॉन पोलर। अब इसमें कौन सा इंटरेक्शन हो जाएगा बताइए, ये पहले देखो सिमेट्रिकल था, लेकिन अब इस आयंस की वजह से क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। बात समझ में आई। और इसकी जो इंटरेक्शन एनर्जी है ये किस पे डिपेंड करती है, R⁻⁻4 पे। ये सब टिक कर लेना, ये सब पूछा जा सकता है, अच्छे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और देखते हैं भाई इसके एग्जांपल में, देखो भाई और देखो एग्जांपल क्या दिया है बेटा, देखो X दिया आयंस के फॉर्म में, और एक दिखा नॉन पोलर मॉलिक्यूल। देखो जब इन दोनों का इंटरेक्शन हुआ तो देखो इंटरेक्शन में क्या हुआ, इस X पे पॉजिटिव पोल बन गए और एक निगेटिव पोल बन गया। तो पहले कोई पोल नहीं थे, यानी सब नॉन पोलर थे, लेकिन अब कैसा बिहेव कर रहा है, डाइपोल। तो किसकी वजह से, आयंस के इंडक्शन की वजह से, तो नाम पड़ गया इसका क्या, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। अब देखो इनका डिसेंडिंग ऑर्डर क्या मिलेगा भाई, देखो तो सबसे ज्यादा फोर्स कौन सा स्ट्रांग है, आयन आयन के बीच में, उसके बाद आयन डाइपोल, फिर डाइपोल डाइपोल, फिर आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, फिर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, और सबसे लास्ट में कौन सा, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, जिसको बोलते हैं लंदन फोर्स। तो सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सा, यही है, ठीक। अब देखो हम बात को कुछ और बात कर लेते हैं। देखो देखो पूछा था बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, और यही एच बांड भी ऐड कर सकते थे ना हम लोग। तो अगर एच बांड को ले लोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच बांड भी हम बात कर सकते थे। एच बांड बढ़ेगा तो क्या होगा, मोलर वेट, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अब देखो जैसे F2Cl2 Br2I2 दिया, तो I2 का वेट ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। ऐसे देखो इनर्ट गैस में जिनान का वेट ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। CH4 वाले देखो हाइड्राइड वाले में क्या होगा बताओ, PbH4 का ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। फिर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए, इसका ए का मतलब ये दिया, देखो सरफेस एरिया ज्यादा है ना, देखो इससे बी से, बी में देखो क्या ब्रांचिंग देखो हो गई, तो ब्रांचिंग ज्यादा होगी तो क्या हो जाएगा बताओ, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, घटेगा।
तो इसमें एक ऐड भी कर सकते हैं देखो, और हम लोग 1 बाई ब्रांचिंग भी ऐड कर सकते हैं। ये हम लोग कहाँ देखेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड में। बात समझ रहे हैं? तो अगर ब्रांचिंग ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम। नहीं बताएगा था नियोपेंटेन की बॉइलिंग पॉइंट कम होगी आइसोपेंटेन से, और आइसो की किससे कम होगी, एन पेंटेन से। तो ये सब कहानी थी आपकी कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस के बारे में। चलिए और देख लेते हैं भाई हम लोग। अब देखो एक समरी देख सकते हो उसको, देखो बेटा यहाँ समरी में क्या दिखाया गया देखिए। देखो जैसे आयन डाइपोल है, ये हाईली वेरिएबल होता है, इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है 30 से लेकर 100 किलो जूल पर मोल के आसपास। इसमें क्या होगा बताइए, मिक्सचर ऑफ आयनिक कंपाउंड एंड पोलर कंपाउंड, कुछ ऐसा दिखेगा देखो ये। और इसकी इंट्रैक्शन एनर्जी कितनी होगी, R⁻²। ठीक, नेक्स्ट देखो डाइपोल डाइपोल, ये सब मेजर फोर्स हैं जो आपको जानना है। बी कितना होगा 3 से 20 किलो जूल पर मोल। पोलर मॉलिक्यूल्स में ये होगा, कुछ ऐसा दिखेगा। और इसमें दो चीज देखो देखना है, इंट्रैक्शन एनर्जी R⁻³ फॉर स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल्स, और जब रोटेटरी होगा तो R⁻6 हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब समझ रहे हो क्या है, अगर दोनों पोलर मॉलिक्यूल रुके हुए हैं तो उसको बोलते हैं स्टेशनरी, क्या हो जाएगा R⁻3। और जब मोशन में है दोनों तो क्या हो जाएगा R⁻6। इसको देखो उन्होंने पूछा था ये, ठीक है। तो अच्छा पेपर बने तो ये सब पूछा जा सकता है। फिर देखो लंदन फोर्स डिस्पर्सन फोर्स की बात, तो 0.5 से लेकर 20 किलो जूल पर मोल। ऑल मॉलिक्यूल्स एंड एटम स्ट्रेंथ डिपेंड अपॉन द साइज एंड पोलराइजेबिलिटी पे डिपेंड करेगा, कई बार बात कर ही चुके हैं इसके बारे में हम लोग। और इसकी इंट्रैक्शन एनर्जी क्या है R⁻6। तो पोलर में R⁻6 कब है, जब रोटेटिंग है, समझ रहे हैं। और इसमें लंदन में कब है, जनरल कंडीशन में इसमें R⁻6। फिर देखो एच बॉन्ड की क्या है भाई, देखो मॉडरेट एनर्जी इसकी होती है, मॉलिक्यूल्स कब मिलेगा, जब इसमें H हो और फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से बॉन्डेड हो, इसमें इंट्रैक्शन एनर्जी क्या मिलेगी R⁻1। ठीक, यही कोवलेंट बॉन्ड में भी होगा R⁻1। तो चलो भाई और देखो बात करते हैं हम लोग कुछ और, देखो बॉन्ड बात करते हैं। मेटेलिक बॉन्डिंग क्या होती है भाई, देखो तो मेटल्स तो आपको जो बताया गया था ना मेटेलिक बॉन्डिंग के बारे में, देख लो बेटा, खत्म करते हैं इसको आज हम लोग। तो Na बताओ, इसको हीट किया गया तो Na+ और इलेक्ट्रॉन मिला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्नल। ये भी बताया गया था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी आया था कर्नल, कोर कर्नल आया था। अब ये क्या है बताइए, फ्री एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब इन्हीं के बीच में एक इंट्रैक्शन हो गया, उसी इंट्रैक्शन का नाम क्या हो गया, मेटेलिक बॉन्ड। ये कहाँ मिलेगा आपको, सारे मेटल्स में मिलेगा, मेटेलिक अलॉय में मिलेगा आपको। ठीक है, यानी D ब्लॉक, S ब्लॉक, F ब्लॉक सब में कौन सा बॉन्ड मिलेगा, मेटेलिक बॉन्ड मिलेगा। ठीक, तो चलो भाई इसके बाद बात कर लेते हैं। देखो तो देखो इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, अलॉय बनाएंगे, डक्टाइल्स होंगे, मैलिएबल होगा, लस्ट्रस होगा, सोनोरस होगा ना, ये सब मेटल की प्रॉपर्टी थी ना जी, 9th 10th में पढ़ते थे। हार्ड सॉलिड होगा, क्रिस्टलाइज इन पैक्ड स्ट्रक्चर ना, जैसे BCC बनेगा, FCC बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगा इसका। और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट बिकॉज ऑफ फ्री आयंस, तो सॉरी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो चलिए भाई अब आगे देखो बात करते हैं इसके बारे में। तो मेटेलिक बॉन्ड कैसा होता है, एक इसको निकल लो, नॉन डायरेक्शनल। ये क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल, जस्ट लाइक अ आयनिक बॉन्ड, वो भी कैसा था, नॉन डायरेक्शनल। अब देखो जैसा मेटेलिक बॉन्ड में दिखाया गया, देखो बेटा कैसे, देखो देखो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिख रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखाया गया है यहाँ पे। बोलिए, ये देखो पॉजिटिव कर्नल इसका, देखो मेटेलिक आयंस, ये डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स है, इसको दिखाया, देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करते रहते हैं। ठीक, तो आप बता नहीं पाओगे कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस कैटायंस का है। ठीक है, मतलब आप मान लो ये देख समुद्र है, पूछा जाए किस नदी का पानी इसके अंदर मिलाया गया है, तो आप बता देंगे, नहीं बता पाएंगे। यहाँ भी देखो ऐसा ही है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सी मॉडल बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या दिखाई पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन का क्या है समुद्र, और उसमें बोर्ड की तरह क्या हो रहा है, मेटल्स ऐसे तैर रहे हैं, फ्लोटिंग कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, देखो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है, ये एनर्जी लेगा। अब देखो ये एंटरिंग इलेक्ट्रिसिटी है, यहां से इंटर करी, अब देखो इलेक्ट्रॉन के थ्रू क्या हो रहा है, देखो बाहर जा रही है। ठीक है, तो देखो कैटायंस का मूवमेंट नहीं हो रहा, किसका मूवमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक, ये क्या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बाय फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। नेक्स्ट देखो हीट एनर्जी की देखो बात, एक एंड क्या करते हैं हम लोग, हीट करते हैं, तो क्या होता है, देखो इलेक्ट्रॉन हीट इसको ट्रांसफर किया, इलेक्ट्रॉन इसको हीट ट्रांसफर किया, और पूरे बॉडी में हीट क्या होता है, फैल जाता है। तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या हो रहा है, हीट का ट्रांसफर। ठीक है, तो हीट कंडक्शन थ्रू मेटल। फिर मेटेलिक प्रॉपर्टी देखो एक्सप्लेन करते हैं हम लोग, जैसे स्ट्रेंथ आप पूछा है मेटेलिक बॉन्ड, तो बताओ भाई
अगर मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा तो मेटेलिक बॉन्ड की पावर भी क्या होगी, बढ़ेगी। लिखा फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट डाउन द ग्रुप द स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड इंक्रीजेज। तो डी ब्लॉक में क्या होता है, डाउन द ग्रुप मेटेलिक बॉन्ड की प्रॉपर्टी बढ़ेगी। फिर देखा अलोंग द पीरियड द स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग फॉलोज दिस ऑर्डर। तो ज्यादा बताओ मेटेलिक बॉन्डिंग किसमें होती है, ट्रांजिशन एलिमेंट में। क्यों, ये पता है ना इसमें क्यों होती है ऐसा, इसमें n-1d, हम लोग तो कुछ याद है, कुछ पढ़े थे हम लोग n-1d के बारे में, बोलिए कहते हैं n-1 जो d होता है तो मेटल के केस में क्या होता है बताइए, ट्रांजिशन एलिमेंट में n-1d इलेक्ट्रॉन और ns के बीच की जो एनर्जी कम होती है, तो बोथ आर पार्टिसिपेटेड, इसलिए मेटेलिक बॉन्डिंग ज्यादा हो जाएगी इसके अंदर, और ज्यादा मेटेलिक बॉन्डिंग होगी तो उसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। नहीं देते हो, सोडियम पोटेशियम क्या होते हैं बताइए, सॉफ्ट होते हैं, और ये सब क्या हो, थोड़ा हार्ड हो जाते हैं। खाली इसमें कौन सॉफ्ट होता है, जैसे जिंक सॉफ्ट होगा, या चीज इतना सॉफ्ट होगा लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक। फिर देखो दिस इज बिकॉज इन केस ट्रांजिशन मेटल्स n-1d subshell electrons also behave as mobile electrons, and in case of alkaline earth metals there are two valence electrons available for metal atom as compared to one in the case of alkali metals। तो यहाँ एक और दो ही इलेक्ट्रॉन थे मेटेलिक बॉन्डिंग के लिए, यहाँ ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, इससे ज्यादा मेटेलिक बॉन्डिंग बनेगी। फिर लस्टर की देखो बात करते हैं, तो लस्टर क्यों होता था भाई, चमक क्यों होती थी, ये भी इसका रीजन क्या है, ड्यू टू फ्री एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ना। फिर देखिए मेलिबल डक्टिबिलिटी की बात करते हैं, तो बोलो भाई मेलिबल का मतलब क्या होता है बताओ, उसको सीट में ड्रा कर सकें, और डक्टाइल का मतलब क्या था, हम लोग उसको किसमें कन्वर्ट कर सकें, वायर में, ठीक। तो ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं इसलिए दोनों कंडक्टिविटी इसके अंदर होगी। तो अब आपके पास क्या करना है, ये सब क्वेश्चन कुछ करना है बेटा, ठीक है। तो ये आपके सारे बॉन्डिंग्स के बारे में थी, तो बात समझ में आई, तो क्वेश्चन कुछ कर लेंगे तो आपका ये काम हो जाएगा। जैसे देखो क्वेश्चन देखो पूछा वाटर इज लिक्विड वाइल हाइड्रोजन सल्फाइड इज गैस, क्यों भाई, तो वाटर लिक्विड के फॉर्म में क्यों आता है, एच बॉन्डिंग की वजह से, तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, एच बॉन्डिंग वाला। फिर देखो लिखा है नंबर ऑफ पेड इलेक्ट्रॉन इन O2 मॉलिक्यूल्स, तो बताओ कितने पेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं O2 मॉलिक्यूल में, बोलिए, तो नंबर ऑफ पेड इलेक्ट्रॉन इन O2 मॉलिक्यूल्स, तो पेड के फॉर्म में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, अरे 14 पेड के फॉर्म में होते हैं, और 2 कैसे होते हैं, अनपेड ना। फिर देखो विच आर द फॉलोइंग द नॉर्मल लिक्विड, तो नॉर्मल लिक्विड का मतलब क्या होता है, जैसे अमोनिया गैस के फॉर्म में होती है, वाटर नॉर्मल नहीं होता है, वाटर तो एच बॉन्डिंग से लिक्विड होता है, ठीक। HF कैसा होता है बताइए, एच बॉन्डिंग से लिक्विड, लेकिन Br2 नॉर्मल लिक्विड है, ये क्यों होता है, वंडर वाल फोर्स के आप अट्रैक्शन की वजह से, मोलर वेट की वजह से ना। फिर देखो अमंग द फॉलोइंग द बॉइलिंग पॉइंट इज हाई, किसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, देखो एक एल्कोहल दिया है, एक ईथर दिया है, एक एसीटोन, एक क्लोरोफॉर्म, तो ज्यादा बताओ एच बॉन्डिंग किसके पास होती है, एल्कोहल में, OH लिखा है ना वहां पे, अरे OH में नहीं था, एच बॉन्डिंग ज्यादा होगी। एक और देखो लिखा है स्ट्रॉन्गेस्ट एच बॉन्ड इज प्रेजेंट इन, ये लिखा मेथिल अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म और आइसोप्रोपिल अल्कोहल और टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। तो ये बताया था ना कार्बन बढ़ेंगे तो एच बॉन्डिंग की प्रॉपर्टी कम हो जाती है, तो ज्यादा किसमें होगा, मेथिल अल्कोहल में। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। तो चलिए ये टॉपिक खत्म हो गया आपका, ठीक।